हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग आ गए हैं अपने तीसरे वीडियो में और इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं, अर्थात प्रश्नावली 1.1 के सभी क्वेश्चंस हल करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, वीडियो देख के मज़ा आ जाएगा। तो इस एक्सरसाइज में टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग इसी वीडियो में पांचों क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। और पहले क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको हम लोग बारी बारी से देखते हैं, हल करते हैं, ठीक है ना। सीखने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें हमको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है वो आपको निकालना है 135 और 225 का एचसीएफ। किसके प्रयोग से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। दूसरा है वो है 196 और 38,220। ठीक, इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। और इसी में तीसरा जो क्वेश्चन है वो है 867 और 255, इसका एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक ना। हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की यूज से दूसरे वीडियो में ही एचसीएफ ज्ञात करना सीख लिया है। मैंने डिटेल में बताया है दूसरे वीडियो में, आप लोग चाहें तो वहाँ से अच्छे से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। एक बार मैं बता देता हूँ कि दो संख्या जैसे a और b हो तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यदि इसमें लगाएं तो a बराबर हम लोग b³ + r लिख सकते हैं, जहाँ पे a को भाज्य कहा जाता है, b को भाजक कहा जाता है, q को भागफल और r होता है शेषफल, ठीक ना। ऐसे हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगा लेते हैं। इसमें भी यूज करेंगे। कौन सी संख्या है? 225। मैंने बताया है जो बड़ी संख्या होगी उसको भाज्य मान लेंगे, जो छोटी संख्या होगी उसको भाजक मान लेंगे, ठीक है ना। अब इसमें इसका कितना भागफल आएगा? नहीं समझ में आ पा रहा? तरीका समझो, पहले छोटे लेवल का तरीका समझो। क्या करेंगे हम लोग? बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दे देंगे। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, 135। 2 बार में अधिक हो जाएगा भाई, तो ये 0 यहाँ से एक हासिल लिया, 12 में से 3 गया 9, शेषफल कितना बचा? 90, ठीक ना। तो इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं? 135 गुणते 1 + 90, ठीक। अब क्या होता है? शेषफल 0 नहीं आया, भाजक का प्रमोशन होगा, क्या बन जाएगा? भाज्य बन जाएगा। शेषफल का प्रमोशन होगा, भाजक बन जाएगा। तो फिर क्या होगा? 135 क्या हो जाएगा? भाज्य। तो 135 में अब किसका भाग देंगे? शेषफल जो आया, जो शेषफल आया यानी कि 90। तो 90 से भाग देंगे 135 में, एक बार जाएगा। 2 बार में 9 दूना 18, 180 हो जाएगा। तो एक बार में 90, घटाओ 5 बचा, 13 में से 9 हो गया 4, कितना शेषफल? 4। तो 9 का 1 में गुणा करेंगे, सॉरी 90 का, तो 90 कम 90 और इसमें 45 जोड़ देंगे। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया। फिर वही प्रक्रिया, 90 यहाँ उड़ के आएगा और 45 यहाँ आएगा, ठीक ना। अब भी नहीं पता? 45 दूना 90, 45 दूना 90 + 0,
यहाँ पे शेषफल शून्य आ गया। जब शेषफल शून्य आ गया तो जो भाजक होता है वही क्या होता है, HCF। किसका HCF, जिसका आप निकाल रहे हैं 135 और 225 का कितना है 45। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, समझ पा रहे हो आप। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आपको निकालना है 196 और 38,220 का HCF निकालना है। बड़ी संख्या है, थोड़ी सी बड़ी संख्या है, ठीक ना। तो 38,220 को मैं ए की तरह देखूंगा, भाज्य की तरह, और छोटी संख्या ने 196 को भाजक की तरह। अब यहाँ पे बड़ी संख्या है तो थोड़ा सा भाग का लंबा प्रोसेस अपनाना होगा, ठीक ना, आसानी के लिए। तो मैं क्या करूँगा, हम लोग क्या करेंगे, 38,220 में 196 से यहाँ पे रफ वर्क में भाग दे देंगे, ठीक है ना, रफ वर्क में भाग दे देंगे। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 38,220 बराबर 196 गुणे, अभी भागफल और शेषफल जो आएगा हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, आप थोड़ा सा सोचो, ये थोड़ी सी संख्या बड़ी है, हम लोग 10, 20, 15, 16, 17 का भाग देना सीखे हैं। ये देखो संख्या किसके करीब है, कहीं ना कहीं 196 जो है 200 के करीब है। तो 200 का हम लोग क्या सोचेंगे, अब 200 से भाग दे रहे हैं, ऐसा कुछ सोचेंगे, ठीक है ना। तो 200 का एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 200 आएगा, दो बार पढ़ेंगे तो 400 आएगा। क्या ये संख्या 382 400 से अधिक है? जी नहीं। तो इसका कितनी बार पहाड़ा पढ़ना होगा, एक बार पढ़ना होगा, एक बार ले जाएंगे 196, ठीक। क्या करेंगे, घटाएंगे, 12 में से 6 गया 6, यहाँ कितना बचा 7, ये देगा इसको 17 में से 9 गया 8, और यहाँ 2 में से 1 गया 1, ऊपर से कौन सी संख्या उतरी 2। अब कितना हुआ 1862, ये 1800 से अधिक है और ये 200। तो 200 का पहाड़ा दो बार पढ़ेंगे तो 400, 3 बार 600, 4 बार 800, 5 बार 1000, 6 बार 1200, 7 बार 1400, और 8 बार 1600, और 9 बार पढ़ेंगे तो 1800, लेकिन 10 बार पढ़ेंगे तो 2000। तो इसकी ये संख्या 200 के करीब है, तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा 9 बार, और 9 का इसमें गुणा करके देख लो कितना आ रहा। तो 9 छक्का 54, हासिल 5, 9 नवा 81, और 81 5 86, 86 का 6 उतरा, हासिल 8, और 9 एकम 9, और 9 8 17, इतना आएगा, ठीक ना। अब यहाँ से घटाएंगे तो हासिल लेगा 12, 12 में से 4 गया 8 हुआ, और यहाँ पे बचेगा 5, और 5 में से 6 जाएगा, नहीं घटेगा, इससे हासिल लेगा, 15 में से 6 जाएगा 9 होगा, और ये 0 0 हो जाएगा। ऊपर कौन सी संख्या बची 0, उतार देंगे, ठीक ना। अब देखो ये 200 है, 200 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 1000 आएगा, 200 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 1000 आएगा, समझ पा रहे हो। लेकिन ये 200 टोटल नहीं है, ये देखो 1000 के एकदम करीब है। तो कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे हम लोग कि 5 से भाग जा सकता है, देखते हैं। 5 से नहीं जाएगा तो 4 बार ले जाएंगे, तो 5 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, 5 छके 30, हासिल 3, 5 9 45, 3 48, हासिल 4, 5 एकम 5 4 9। अरे ये तो पूरा पूरा कट गया, शेषफल आ गया 0, ये तो पूरा पूरा कट गया, 5 बार चले गया भाग, ठीक ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, इसी चीज़ को स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या फिर एल्गोरिथम यूज करके 196 का
195 में गुणा होगा प्लस 0 शेषफल। अब यहाँ पे शेषफल 0 आ गया, एक ही बार में शेषफल 0 आ गया, तो ये जो भाजक होगा यही क्या होगा, HCF होगा। इसमें तो एक ही बार में भाग चले गया, पूरा शेषफल शून्य हो गया, तो जो भाजक होगा वह HCF होगा। किसका, 38,220 का और 196 का। कितना HCF हुआ, 196। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात। जब बड़ी संख्या होगी तो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस अपना लेते हैं। हाँ, यदि नहीं कटता, कुछ शेषफल आता तो क्या करते, इसका प्रमोशन हो जाता और जो शेषफल आता वो प्रमोट होके कहाँ पे चले जाता, भाजक के पास चले जाता, फिर वही प्रक्रिया अपनाते। लेकिन यहाँ पे तो पूरा इसी यहीं पे कट गया, तो कोई बात नहीं, बड़ी संख्या से घबराना नहीं है, प्रोसेस को समझो। आते हैं अब तीसरे क्वेश्चन पे, ठीक ना। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 867 और 255, ठीक ना। कितना है, 867 और 255, ठीक। इसका हमें HCF ज्ञात करना है, तो बड़ी संख्या को भाज्य, छोटी संख्या को भाजक। अब देखो, नहीं समझ में आ रहा, यहाँ पे लॉन्ग प्रोसेस से भाग दे दो 867 में, ठीक ना। ये 250 के करीब है और ये 850, तो 250, 250, 500 और 250 करेंगे तो 750, लेकिन 250 का 4 बार गुणा करेंगे तो 1000 आ जाएगा। तो कितनी बार जाएगा भाई, 3 बार। अब 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 15, हासिल 1, 3 5 15, 1 16 और 3 दूना 6, 1 7। घटाएंगे, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, ठीक ना। यानी कि इसमें आपका 3 बार गुणा हुआ तो कुछ आया और इसमें आप 102 जोड़ दोगे तो ये टोटल यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूज हो गया, ठीक ना। भाजक गुणते भागफल प्लस शेषफल, वही लिखा गया भाज्य के बराबर, ठीक। अब क्या करेंगे, इसका प्रमोशन हो जाएगा, ये शेषफल 0 नहीं हुआ तो इसका प्रमोशन होके यहाँ पे चले आएगा और इसका प्रमोशन होके भाजक बन जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 102 में हम लोग भाग देंगे 255 में, 102 से भाग देंगे 255 में, तो 102 से जब भाग देंगे, बताओ 2 बार करेंगे तो 200 हो जाएगा, 3 बार करेंगे तो 300 के करीब होगा, लेकिन ये तो 250 है तो 2 बार जाएगा और 2 का इसमें गुणा कर दो, 2 दूना 4, 2 0 0, 2 एकम 2, ठीक। घटाएंगे 1 बचेगा, यहाँ से घटाएंगे 5, ये 0, 51 शेष बचा। तो 102 गुणते 2 प्लस 51 शेष। अभी भी शेषफल शून्य नहीं हुआ तो ये वाला यहाँ पे उड़ के चले आएगा 102 और शेषफल जो हुआ ये अगले स्टेप में भाजक बन जाएगा 151। अब 51 का 2 बार गुणा करेंगे ना तो इतना आ जाएगा, या फिर भाग दे के देख लो, 51 का 102 में भाग दोगे 2 बार जाएगा, 2 एकम 2 और 2 पचे 10, टोटल 0, शेषफल 0 आ गया। यानी कि इसमें 2 का गुणा करे और शेषफल 0 आया, और जब शेषफल शून्य आ गया तो ये भैया क्या होगा, HCF होगा। 51 क्या होगा, HCF होगा। समझ में आई बात, ये आपका HCF हो जाएगा। चलो ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक संख्याएं 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में होती हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके से है कि जो विषम संख्या होगी वो 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में होंगे, ठीक है ना। इसके ऐसा सवाल भी आपको पिछले वीडियो में मैंने हल करना डिटेल में बताया है, समझाया अच्छे से, ठीक है ना। समझने का प्रयास करो, ये जो
6 है, ये कहीं ना कहीं भाजक है। तो हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे जो संख्या है वो विषम संख्या के बारे में बात हो रही। तो विषम संख्या या फिर सम संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। तो हम लोग कहेंगे कि माना ए प्राकृतिक संख्या है या फिर धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक का मतलब प्राकृतिक संख्या होती है, ठीक ना। और क्या मान लेंगे, और 6 भाजक है। 6 क्या है, भाजक है, ठीक ना। तो ये जो संख्या होगी a, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6q + r लिखा जा सकता है। क्यों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करके, ठीक ना। या फिर इंग्लिश में कहें तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके। समझ में आई बात। इस रूप में लिख सकते हैं किसको, संख्या a को, जो धन पूर्णांक संख्या है उसको 6q + r के रूप में लिखा जा सकता है। अब ये जब भाजक 6 है तो r क्या क्या हो सकता है, r क्या क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4 और 5 हो सकता है। ये r होगा, ठीक ना, जब भाजक 6 हुआ तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि जब r जो है 0 के बराबर होगा तो a कैसा दिखेगा, a कैसा दिखेगा, 6q + 0 दिखेगा या फिर 6q के रूप में दिखेगा कि नहीं। और जब r 1 के बराबर होगा, मतलब r 1 आ रहा होगा, शेषफल 1 आ रहा होगा, तो a जो है 6q + 1 के रूप में दिख रहा होगा, r 1 आ रहा होगा तो। और जब r 2 आ रहा होगा तो a जो है 6q + 2 के रूप में आ रहा होगा। और r जब 3 आ रहा होगा तो a जो है 6q + 3 के रूप में दिख रहा होगा, ठीक। r जब 4 आ रहा होगा तो a जो है 6q + 4 के रूप में दिख रहा होगा। r जब 5 आ रहा होगा तो a जो है 6q + 5 के रूप में दिख रहा होगा। संख्या a जो प्राकृतिक संख्या है वो उसी का रूप या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो ये, या तो ये, या तो ये हो सकता है, ठीक है ना, जब भाजक 6 हो। अब एक बात इसमें केयर करो, ये वाली जो संख्या है 6q, 6q + 2 और 6q + 4, ये संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। और जो 2 से पूरा पूरा कटता है उसको सम संख्या कहते हैं। तो ये जो संख्याएं नीले गोले में बनी हैं वो धनात्मक सम पूर्णांक हैं। लेकिन जो गोले में नहीं बनी है, या फिर मैं रेड गोले में देखूं, रेड इस आयत में, इसमें देखो तो ये जो संख्याएं हैं ये 2 से पूरा पूरा नहीं कटेंगी। तो अगले स्टेप में यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 जो है 2 से विभाजित नहीं होंगी, विभाजित नहीं होंगी। अतः ये धनात्मक विषम पूर्णांक हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक होंगी। समझ में आई बात। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन लगेगा। दूसरा वाला 2 से पूरा पूरा विभाजित कहाँ हो पाएगा, तो ये देखो 2 से विभाजित हो जाएगा। इसमें 2 कॉमन ले लो, इसमें 2 कॉमन लोगे तो क्या होगा, इसमें 2 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 3q + 1। और ये 2 बताओ, अगर 2 से मैं भाग दूंगा तो ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, चाहे कुछ भी भागफल आ रहा है लेकिन कट रहा ना, वैसे भी ये कटेगा। इसमें भी 2 कॉमन लोगे
तो 3q + 2 आएगा। ये इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 3q। समझ में आएगा? तो जो नीले गोले में है वो तो 2 से कट जाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगी, वो हो जाएंगी धनात्मक समपूर्णांक। लेकिन हमको तो पूछा है ये प्रूफ करने के लिए कि ये जो है विषम पूर्णांक है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक है, क्योंकि 2 से पूरी नहीं कटेंगे। ठीक ना? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। और तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी कि आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, परेड करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। ठीक ना? 2 समूह हैं, एक में 616 सैनिक हैं और एक में 32 हैं। ठीक है ना? दोनों समूहों को समान संख्या के स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? अधिकतम स्तंभों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है ना? अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे एक तस्वीर जिसमें कुछ सैनिक 26 जनवरी के दिन आपको राजपथ पे दिख रहे होंगे मार्च करते हुए। ठीक है ना? इसमें जो स्क्वायर बना हुआ है उस स्क्वायर में आपको दिख रहा होगा कि एक बैंड वाले हैं, जो सैनिक हैं वो बैंड वाले हैं और एक सैनिक परेड करने वाले हैं। तो कुछ इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है कि देखोगे कि जो बैंड में स्तंभ है कुछ इस तरीके से, स्तंभ में इस तरीके से बैंड वाले हैं। ठीक ना? कुछ इस तरीके से बैंड वाले हैं, इनके पीछे पीछे भी स्तंभ में इस तरीके से लाइन में खड़े हैं। ठीक ना? तो क्या पूछा है इसमें, आपको अधिकतम आपको स्तंभों की संख्या बतानी है जिसमें ये दोनों समूहों के मार्च कर सके, दोनों समूहों के सैनिक। ठीक है ना? जब अधिकतम के बारे में बात करता है तो वो कहीं ना कहीं HCF के बारे में बात करता है। ठीक ना? यानी कि कहीं ना कहीं इस सवाल में हमें 616 जो सैनिक हैं यानी कि 616 और 32 दोनों का HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करते हैं। HCF ज्ञात करना हम लोगों को बताया गया है। ठीक ना? कौन सी संख्या का ज्ञात करना है? 616 और 32। तो 616 क्या हो जाएगा? भाज्य, और 32 क्या हो जाएगा? भाजक। ठीक है ना? नहीं समझ में आ रहा, यहाँ पे रफ पे भाग दे दो, 616 में आप भाग दे दो 32 से। ठीक है ना? 32 दूना 64 होगा, लेकिन ये तो 61 है, एक बार जाएगा 32। 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2 बचा, ऊपर से संख्या उतरी 6। ये देखो 30 है, 30 के करीब है ना, तो 3 का पहाड़ा पढ़ोगे 3 9 27 होगा, 3 9 27 यानी 270। तो मैं 9 बार ले जा सकता हूँ, तो 9 का इसमें मल्टीप्लाई करो, 9 दूना 18, 9 3 27, 1 28, 9 दूना 18 और 9 3 27 और 1 28। यहाँ से हुआ 16, 16 में से 8 गया 8, ये 0 0। ठीक है ना? तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 32 गुणते 19 प्लस 8। शेषफल 0 नहीं हुआ तो 32 को यहाँ भेज देंगे, 8 जो शेषफल है उसका प्रमोशन हो जाएगा। 8 चौके 32, 8 चौके 32 प्लस 0, शेषफल 0 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। HCF हो जाएगा 8, किसका? 616 का और 32 का। यानी कि 8 अधिकतम से अधिकतम कितने ग्रुप बनाए जा सकते हैं, कितने स्तंभ बनाए जा सकते हैं? इस तरीके से 8 स्तंभ होंगे
जिसमें कि वो सैनिक मार्च कर रहे होंगे या फिर परेड कर रहे होंगे। समझ में आई बात? 2 2 4 2 6 2 8 इस तरीके से इनका जो बैंड वाले सैनिक हैं उनका भी 8 होगा और जो मार्च करने वाले सैनिक हैं उनका भी इस तरीके से 8 होगा। जैसा कि आप चित्र में यहाँ देख रहे होंगे 8 बैंड वालों का है स्तंभ और 8 किसका है? सैनिक जो परेड कर रहे हैं उनके पीछे। इस तरीके से होगा। समझ में आई बात? तो 8 स्तंभ होंगे अधिकतम। इस तरीके से क्वेश्चन को हल किया जाएगा। अब आते हैं अपने चौथा नंबर क्वेश्चन में। चौथा नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या फिर 3m+1 के रूप का होता है। क्या? किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस रूप में होगा? 3m या फिर 3m+1 के रूप का। ठीक है ना? यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो हम लोग क्या मानेंगे? क्या मानेंगे? हमको रूप दर्शाना है 3m और 3m+1, ये रूप में हमें लाना है। ठीक ना? किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इस बात को समझो, वर्ग। तो हम लोग क्या कहेंगे कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है भाई, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, a कोई क्या है? धनात्मक पूर्णांक। और क्या करेंगे? मान लेते हैं कि भाजक क्या है? 3 है और भाजक 3 है। तो a को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3q+r के रूप में लिखा जा सकता है। क्यों? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। समझ में आई बात? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करके a को 3q+r के रूप में लिखा जा सकता है। अब जब भाजक 3 है तो r क्या हो सकता है? r 0 हो सकता है, r 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। r क्या हो सकता है? यही हो सकता है। जब भाजक 3 है तो r 0, 1 या फिर 2 हो सकता है। जब r 0 के बराबर होगा तो a किस तरह दिखेगा? 3q के रूप में दिखेगा। ठीक ना? और जब r 1 होगा तो a जो है 3q+1 के रूप में दिखेगा और r जब 2 होगा तो a जो है 3q+2 के रूप में दिखेगा। समझ में आई बात? ये तो संख्या धनात्मक पूर्णांक जो संख्या a है वो इस रूप में दिख रहा है। हमको क्या, हमसे क्या पूछ रहा है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करें तो वो हमको इस रूप में दिखना चाहिए। तो हम लोग बारी बारी से इन तीनों का वर्ग करके देखेंगे। तो इसका वर्ग करेंगे, ठीक ना? तो क्या होगा? a का वर्ग करेंगे तो ये 3q का भी वर्ग करना होगा। तो a का वर्ग करेंगे तो इस क्या हो जाएगा? 3 3 9 q²। ये क्या हो गया? 3 9 स्क्वायर, 9q²। 3 का 9 और q का स्क्वायर q। ठीक है ना? अब सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसी संख्या को मैं कैसे लिख रहा हूँ? 3 गुणते 3q²। 3 गुणते 3q²। इसी संख्या को मैं इस तरीके से लिख दिया। अब ये सोचो, ये वाली जो संख्या है 3q², इसको मैं कुछ और नहीं मान सकता हूँ? हम मान सकते हैं भाई, मान लेंगे हम लोग। इसको लिख देंगे 3m। हमने क्या मान दिया? m बराबर, हमने मान लिया कि माना m बराबर 3q² है। ठीक,
तो यहाँ पे जो a का स्क्वायर अब आया वो किस रूप में आ गया, 3m के रूप में आ गया। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m के रूप में आ गया, ठीक ना। अब इसको मैं करूं, इसी संख्या को टोटल का करना होगा ना, तो यहाँ पे मैं नीचे करता हूँ, देखो ब्लू से। तो इस a का स्क्वायर मैं करूँगा तो इसका भी स्क्वायर करना होगा, 3q + 1 का स्क्वायर, ठीक। तो a का स्क्वायर होगा, a + b का होल स्क्वायर है, तो 3q का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, तो 2 गुणते 3q गुणते 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, ठीक। अब ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6q प्लस 1, ठीक है ना। समझो, ये हुआ 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब इसमें मैं इसको बस देखूं थोड़ा सा, ये a स्क्वायर बराबर हुआ, ठीक है ना, दिख रहा। थोड़ा सा देखने का प्रयास, समझने का प्रयास करो। इसी को मैं, अच्छा चलो यहीं पे हल कर देता हूँ। इसको मैं a स्क्वायर बराबर, मैं इसमें कॉमन ले लूँगा, बस इसमें से कॉमन ले लूँ 3, तो ये क्या होगा, 3q स्क्वायर प्लस 2q होगा कि नहीं होगा। इन दोनों में मैंने 3 कॉमन ले लिया, तो 3q स्क्वायर, यहाँ पे बचा 3q स्क्वायर और यहाँ पे बचा 2q और प्लस 1। समझ पाए। अब अगले स्टेप में मैं क्या लिख देता हूँ, अगले स्टेप में इसको मैं क्या लिख दूंगा, ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको मैं m लिख सकता हूँ ना, कोई m के बराबर होगी ये संख्या मान लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, जहाँ पे हमने क्या मान लिया कि माना m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q, ये हमने मान लिया। तो इसको हम लोग m मान लेंगे, तो 3m, इसको हम लोग m मान लेंगे, तो 3m प्लस 1 हो जाएगा, 3m प्लस 1। ये देखो 3m प्लस 1, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1। समझ में आई बात। अब ये जो तीसरी संख्या है इसको भी चेक कर लेते हैं, तीसरी संख्या को, ठीक ना। यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं क्या लिखा हुआ है। a का स्क्वायर करेंगे तो 3q प्लस 2 का स्क्वायर करना होगा, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, 3q का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 तिली के 9q स्क्वायर, 2 तें 6 दूना के 12q प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4, ठीक। ये क्या है, a का स्क्वायर। अब यहाँ पे समझो हमें इसको किस रूप में बदलना है, या तो इस रूप में बदल दें या तो इस रूप में बदल दें, जो पॉसिबल हो उस रूप में हम लोग बदल दें, ठीक ना। तो एक बात थोड़ा सा समझो, यहाँ पे यदि मैं इन दोनों में सिर्फ 3 कॉमन लूँगा तो ये तो 4 प्लस में होगा ना, लेकिन हमें तो 1 प्लस में लाना है। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। ये जो 4 है इसको मैंने प्लस 3 प्लस 1, 3 क्यों लिखा, ताकि कॉमन हो सके, ठीक ना। इसको मैंने 3 के रूप में तोड़ा ताकि कॉमन में आ जाए इसमें और ये 1 अलग हो जाए, ठीक ना। तो a स्क्वायर बराबर, यहाँ पे 3 जब कॉमन होगा इसमें, ठीक ना, देखो इसमें 3 कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर, यहाँ बचेगा 4q और यहाँ बचेगा 1, 3q स्क्वायर
प्लस यहाँ पे भाग देंगे 3 से तो 4Q, यहाँ पे 1 और प्लस ये वाला 1 दिख रहा। अब इसको जो ब्रैकेट के अंदर है उसको मैं क्या मान लूँगा, m मान लूँगा। तो ये जो एक स्क्वायर है ये 3m+1 के रूप में आया कि नहीं आया। ये वाली संख्या, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या देखो, 3Q a का स्क्वायर जब किए 3Q का तो 3m के रूप में आया। a का स्क्वायर जब 3Q + 1 का स्क्वायर किए तो ये 3m+1 के रूप में आया। और जब इसका स्क्वायर किए तो ये भी 3m+1 के रूप में आया। लॉजिक कहाँ पे है, लॉजिक यहाँ पे। इसको इस रूप में कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा अपने माइंड का यूज करना है। समझ पा रहे हो आप। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन लगेगा। प्रूफ हो गया, दिखा दिए हम लोग कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक a है उसका वर्ग करेंगे तो वो 3m के रूप में आएगा या फिर 3m+1 के रूप में आएगा। चलो अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन भी इसी तरह से रिलेटेड है, तो हम लोग उसमें देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। 5वां क्वेश्चन बोला है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 और या 9m+8 के रूप में होगा। इसमें अब जो मैंने पिछले क्वेश्चन में मैंने चौथे नंबर के क्वेश्चन में बताया, उसमें धनात्मक पूर्णांक का वर्ग था 3m या फिर 3m+1 के रूप का। अब किसी धनात्मक पूर्णांक का घन करें तो वो या तो 9m के रूप में आएगा या फिर 9m+1 या फिर 9m+8 के रूप में आएगा। ऐसा कुछ देखो यहाँ पे लिखा है 9m के रूप में हमें लाना है या फिर 9m+1 के रूप में लाना है या फिर 9m+8 के रूप में लाना है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है वो 9 है, ठीक ना। इस बात को समझो, यदि हम लोग भाजक 9 मानेंगे तो बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा। हम कोशिश करेंगे छोटी से छोटी संख्या मान के उस रूप में ला दें। तो यदि हम लोग 2 मानेंगे भाजक तो 2 का घन करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूना 4 दूना 8। क्या वो इस रूप में आएगा? नहीं। लेकिन 3 का वो घन करेंगे तो 3 तिली के 9 तिया 27। अब 27 को यदि 3 का घन करे तो 27 आएगा। इस 27 को मैं 3 गुणते 9 या फिर 9 गुणते 3 लिख सकता हूँ ना, मतलब कि 9 के रूप में लिखा जा सकता है। एक छोटी संख्या का घन कर दे तो। समझ पा रहे हो इस बात को। तो हम लोग यहाँ पे जो भाजक होगा वो 9 न मानकर 3 मानेंगे। अगर आप करना चाहते हैं 9 मानकर तब भी लगेगा, तब भी 9 मानेंगे भाजक, फिर भी यही इसी रूप में आएगा। लेकिन आपको बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा और बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। नहीं भरोसा है तो करके देखिएगा एक बार, ठीक ना। हम लोग क्या मानेंगे, भाजक 3 मानेंगे। तो हम लोग कहेंगे कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक ना, और 3 भाजक है। 3 को क्या मानेंगे, भाजक। ए कोई धनात्मक पूर्णांक और 3 को मानेंगे भाजक, ठीक ना। तो जब भाजक होगा तो ए को हम लोग लिख सकते हैं 3Q + R। किस हिसाब से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के हिसाब से। इसमें लगा देंगे, 2 संख्या है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा। अब भाजक 3 है तो R जो होगा
वो 0, 1 या 2 हो सकता है। भाजक 3 है तो r इन्हीं में से कोई होगा शेषफल। तो जब r 0 होगा तो ये जो संख्या a है किस रूप में दिखेगी भैया? 3q के रूप में दिखेगी। यहाँ पे 0 रख देंगे तो इसका मतलब ही नहीं रहा, 3q के रूप में दिखा। लेकिन r जो है 1 रखे, r का मान 1 हो तो a जो है वो संख्या 3q + 1 के रूप में दिखेगी, 1 के रूप में। और r जब 2 होगा तो यही संख्या 3q + 2 के रूप में दिखेगी। यानी कि जब भाजक 3 होगा तो जो धनात्मक पूर्णांक a है वो इस 3 के रूप में दिखेगी, 3 तरह के रूप में दिखेगी। एक 3q, एक 3q + 1 और 3q + 2। अब बारी बारी से क्या करना है हमें तो निकालना है कि इसका घन करेंगे तो कुछ इस रूप में दिखेगा। तो हम लोग बारी बारी से घन करके देखते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे पहले का घन करते हैं, ठीक ना। पहले का यानी कि a का क्यू करेंगे तो ये 3 का क्यू का होल क्यूब हो जाएगा। घन का मतलब क्यूब। तो a का क्यूब किए तो ये हो जाएगा 27 क्यू का क्यू, क्यू और ये क्यू, ठीक ना। अब इस 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ भैया? इसको मैं लिख सकता हूँ 9 × 3 क्यू का क्यू। मैं इसको 9 के रूप में क्यों बना रहा हूँ? ये देख रहे हो 9 के रूप में है, इस रूप में हमें लाना है तो मैं यहाँ पे इसको 9 के रूप में बना रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं देखूंगा कि ये जो संख्या है इसको मैं कुछ और मान सकता हूँ, मान लेंगे m। तो a का क्यू जो हो जाएगा 9m हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि माना m बराबर 3q का क्यू, इस तरीके से लिख दिया। मैंने बता दिया कि m जो है 3q का क्यूब है, तो वहाँ पे इसके जगह पे मैंने ये रख दिया। तो देखो जो धनात्मक पूर्णांक a है उसका जो घन है वो 9m के रूप में आ गया। समझ पाए? दूसरी संख्या इस रूप में है, वही संख्या इस रूप में है जब r 1 है। तो इसका भी देखते हैं घन करके। तो a का क्यू करेंगे तो 3q + 1 का भी क्यू करना होगा। इधर का क्यू करेंगे तो इधर का भी क्यू करना होगा। अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला याद होना चाहिए। सर्वसमीका आपको 10 सर्वसमीका आपको 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ाई गई है, ठीक ना। a + b का होल क्यूब क्या होता है? a³ + b³ + 3a² + 3ab² या फिर a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b, कुछ इस तरीके से होता है। इसको हम लोग तोड़ते हैं, ठीक ना। किस पे? a + b का होल क्यूब a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। यह है सर्वसमीका। 3q का क्यू करेंगे कितना आएगा? 27q का क्यू होगा, ठीक। 1 का क्यू करेंगे, b के जगह पे 1 है तो 1 ही होगा, ठीक ना। 3a² b यानी कि 3 गुणते a की जगह पे 3q है तो 3q का स्क्वायर 9q², समझना, ठीक ना। गुणते b भी है, b यानी कि 1 प्लस 3 a की जगह पे 3q, इसका स्क्वायर नहीं है लेकिन b का स्क्वायर है, b की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर। समझो, इस 3q का जब a की जगह पे क्या है? 3q, तो 3q का होल क्यू करेंगे तो 3 का 27 हो जाएगा क्यू और q का क्यू हो जाएगा, प्लस 1 का b की जगह पे 1 है तो 1 का क्यू 1 ही होगा, प्लस 3a² b तो 3 गुणते a² a की जगह पे क्या है? 3q है तो 3q का स्क्वायर करेंगे ना, यहाँ पे स्क्वायर बैठा है ऊपर का पार पे, तो 9q² गुणते 1 प्लस इसमें भी कर दिया गया। इसको मैं क्या लिख रहा हूँ देखो, ये इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे तो 27q का क्यू + 1 + 9 ×
27 का स्क्वायर प्लस 9 3 टाइम 9 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, गुणा होगा तो इतना ही आ जाएगा। ये देखो सब में क्यू है, एक साथ रख लेते हैं या फिर घटते क्रम में लेते हैं घात के। 27 का क्यू प्लस 27 स्क्वायर प्लस 9 प्लस 1, घात के घटते हुए क्रम में लिख लिया मैंने। इसी का वर्ग किया गया ना, धनात्मक पूर्णांक का घन किया गया है, इस रूप में आ गया। अरे भैया इन तीनों को देखो, इस तीनों को देखो, इसमें 9 कॉमन हो रहा। मैं 9 क्यों कॉमन ले रहा हूँ भैया, 9 के रूप में लाना है। 9 मैं कॉमन ले लूँगा इन तीनों में, यहाँ से कॉमन होगा तो ये बचेगा 3 का क्यू, यहाँ बचेगा 3 स्क्वायर और यहाँ बचेगा क्यू प्लस 1। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर कुछ भी संख्या है उसको मैं यम मान लूँगा, तो 9m प्लस 1 यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि माना 3q का q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q इज इक्वल टू m, मैं मान ले रहा हूँ, ठीक ना। तो ये इस रूप में आ गया, ये वाली संख्या, ठीक, ये वाली संख्या, ठीक ना। इसी तरीके से ये तीसरी जो संख्या जो रूप है इसका भी हम लोग घन करेंगे, इसका भी हम लोग क्या करेंगे, घन करेंगे। कहाँ करें, इतने में नहीं हो पाएगा, इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, ठीक ना। कहाँ पे करें हम लोग, एक बार देख लो इसको, यहाँ पे कैसे हुआ है, ठीक ना। अब इसको मैं कर रहा हूँ, इसको मिटा कर थोड़ा सा, अब किसको बदलना है, a बराबर 3q प्लस 2 को, इसका घन करना है, हमें घन करना है, तो 3q प्लस 2 का घन हो जाएगा। ये भी a प्लस बी के होल क्यूब में टूटेगा, क्या हो जाएगा, ये 27q का क्यूब हो जाएगा, a की जगह क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा। समझ पा रहे हो, b की जगह पे 2 है, b का क्यूब, 2 का क्यूब 8 प्लस 3a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर है, गुणते b की जगह 2 है, प्लस 3a की जगह 3 क्यूब प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर है, समझो। ये हो जाएगा 27q का क्यूब प्लस 8, ये हो जाएगा कितना, 9q स्क्वायर और 9 तिली 27 और 27 दूना 54q स्क्वायर हो जाएगा। गुणा करके देख लो, 3 दूना 6 और ये करेंगे तो इसका स्क्वायर है तो 9 हो जाएगा और 9 छक्का 54 क्यू स्क्वायर प्लस इसका 4 हो जाएगा, यहाँ पे गुणा होना चाहिए, इसका स्क्वायर 4 और ये 9 चौके 36 क्यू। अब इसको घात के घटते हुए क्रम में लिख दो, ये सब a क्यू है, घात के घटते हुए क्रम में 27q का क्यू प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8। इसमें देखो 9 निकल रहा, कॉमन हो रहा, तो अगले स्टेप में a का क्यू मैं लिख लूँगा 9, कॉमन लिए यहाँ से तो 3q का क्यू, यहाँ से कॉमन लूँगा 6q स्क्वायर, यहाँ से कॉमन लूँगा 4q प्लस 8। समझ पा रहे हो, इसको मैं m मान लूँगा तो a का क्यू जो हुआ 9m प्लस 8, 9m प्लस 8। समझ पाए आप, कैसे लगा, थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगा के अपना इसको चेंज कर दिया गया है, क्योंकि हमें इस रूप में लाना था, इसलिए यहाँ पे जो भी कॉमन कर रहे थे वो 9 को बेस बनाकर कॉमन कर रहे थे। तो ये 5वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में आपका ये प्रश्नावली ख़त्म होता है।
अगले वीडियो में हम लोग कुछ नया पढ़ेंगे, नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। सब चैनल को सब्सक्राइब करें।